आज जो इस किताब के हवाले से बात करेंगे वो भी एक बड़े मुनफरिद टॉपिक पे है। अ, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। मोहम्मद अली जिन्ना, दौलत, जायदाद और वसीयत। जमहूरी पब्लिकेशन ने इसको शाया किया है। और ये कायद-ए-आज़म की दौलत, जायदाद और वसीयत को यकजा करने वाली शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली किताब है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में किसी किताब में कायद-ए-आज़म के किसी मकान, बंगले वगैरह का ज़िक्र नहीं था। लेकिन कुल्लियतन यानी इन टोटैलिटी जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, कायद-ए-आज़म की एक फाइनेंशियल पिक्चर, कायद-ए-आज़म के ज़राए आमदन क्या थे, कायद-ए-आज़म के बैंक अकाउंट्स कितने थे, उन बैंक अकाउंट्स में बैलेंस कितना था, कायद-ए-आज़म के कितने बंगले थे, कितने प्लॉट थे, कितने मकान थे, कब खरीदे, क्यों बेचे और फिर उस जायदाद का बना क्या? ये सारे सवालात इस किताब में टैकल किए जाते हैं। यानी सबसे पहले तो ये किताब इस बात से शुरू होती है कि ये समझना कि कायद-ए-आज़म की इकलौती आमनी वकालत थी, वो शायद दुरुस्त ना हो। वकालत की आमनी अगरचे कायद-ए-आज़म जो टॉप लॉयर में शामिल थे और टॉप के 4-5 जो महँगे तरीन वकला थे, जिनमें एक यौम की यानी यौमिया फ़ीस जिनकी 1500 यानी ₹1500 तक 1926-27 में पहुँच चुकी थी। उसके बावजूद ये कायद-ए-आज़म की आमदन का तीसरा सबसे बड़ा ज़रिया था। सबसे बड़ा क्या था? स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स, हिस्सस में सरमायाकारी। ये एक ऐसा आंसर है जो शायद पाकिस्तान में ज़्यादा उजागर नहीं किया गया कायद-ए-आज़म के हवाले से। ये कायद-ए-आज़म स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स रखते थे। शायद उन्होंने सिम्प्लेक्स मिल्स एक कॉटन मिल थी। 1912 में उसके हिस्सेस लिए तकरीबन को ₹1,25,000 के। उस वक़्त ₹1,25,000 जब ₹10 तोला सोना हुआ करता था। आजकल ₹1,18,000 तोला सोना है। तो आप सोच लीजिए कि ये तकरीबन शायद कोई 10 करोड़, 12 करोड़ से ज़्यादा के बनते होंगे। तो कायद-ए-आज़म उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका नाम तीसरे नंबर पे आता है। यानी कायद-ए-आज़म सिम्प्लेक्स मिल के तीसरे सबसे बड़े हिस्सादार बन गए। उसके बाद फिर उनकी शराकतदारी मुख्तलिफ कंपनियों में जैसे बॉम्बे इलेक्ट्रिक कंपनी, बंगाल चाय मिल्स, टाटा स्टील इंडस्ट्रीज़, टाटा मोटर्स, इन सारी जो कंपनियाँ थीं उसमें रही। और कायद-ए-आज़म का नाम जो है वो 1926-27 के बाद से बैंक ऑफ इंडिया जैसे हमारा स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है आजकल, तो उस तरह जो सेंट्रल बैंक था ब्रिटिश इंडिया का, उसमें वो एक सालाना लिस्ट इश्यू करता था टॉप सरमायाकारों की। तो कायद-ए-आज़म का नाम पहले 10 सरमायाकारों में उस सालाना लिस्ट में आया करता था। एक और चीज़ जिसका कायद-ए-आज़म को बहुत शौक था वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट थी। यानी कि कायद-ए-आज़म को बहुत शौक था कि वो जायदाद में सरमायाकारी करें और कहीं पे अगर उन्हें कोई मुनासिब कीमत पे प्लॉट मिल जाता था या मकान मिल जाता था, तो वो बहुत दफ़ा उसे इन्वेस्टमेंट के गर्ज़ से खरीद लेते थे। कि मैं फ़िलहाल जो है इसको खरीद लेता हूँ और 5 साल 10 साल बाद इसको बेच दूँगा। या अगर मकान हो, बना हुआ मकान, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने खाली प्लॉट भी काफ़ी खरीदे थे, तो वो उसको वो फिर किराए पे दे देते थे, तो किराए की आमदन भी आती रहती थी। और बाद में जब कायद-ए-आज़म ने अपने 2 मकान बेचे तो उससे उनको खातिर-ख़वाह आमदनी भी हुई। कायद-ए-आज़म ने पूरी ज़िंदगी में 6 मकानात खरीदे या बनवाए, जिनमें से 2 बॉम्बे में थे। एक माउंट प्लेज़ेंट रोड वाला जिसका नाम उस बंगले का नाम साउथ कोर्ट था। क्यों था वग़ैरह ये सारी तफ़सीलात इस किताब में हैं। और एक उन्होंने जो सबसे पहला अपनी ज़िंदगी का मकान लिया था लिटिल गिब्स रोड पे, वो भी बॉम्बे में। तो ये 2 मकानात बॉम्बे में थे। साउथ कोर्ट आज भी मौजूद है। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इसके ऊपर बड़ा शदीद तनाज़ा चल रहा है सफ़ारती। लिटिल गिब्स रोड वाला मकान ख़त्म हो गया है, कायद-ए-आज़म ने 1943 में बेच दिया था। सारी फ़रोख्त की तफ़सीलात, कीमत वग़ैरह इधर दर्ज है। और नए मालिक ने बाद में फिर उसे ज़मीन बोस करके तो वहाँ पे फ्लैट्स का ये स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। तो एक मकान कायद-ए-आज़म का लाहौर में है। माल रोड एक्सटेंशन जिसको आजकल अज़ीज़ भट्टी रोड कहते हैं, जो आजकल मौजूदा कोर कमांडर हाउस है। एक मकान कायद-ए-आज़म का कराची में है। और कराची वाला मकान जो है कायद-ए-आज़म का, वो आजकल कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम है। ये तकरीबन आबादी होटल के सामने बनता है। और इसी तरह कायद-ए-आज़म का एक मकान हैम्पस्टेड हीथ लंदन में था, जो अब ख़त्म हो चुका है। लाहौर, कराची और बॉम्बे के 2 में से एक कायम है। और एक मकान कायद-ए-आज़म का दिल्ली में था, 10 औरंगज़ेब रोड, जो कि डच एम्बेसडर वलंदेज़ी सफ़ीर जो है उसकी रिहाइशगाह है, आज भी भारत में, और वो कायम है।
तो 4 मकानात यूँ कायम हैं और एक यानी लिटिल गिब्स रोड वाला बॉम्बे के 2 में से एक और एक लंदन हेम्पस्टेड हीथ वाला अब मौजूद नहीं है। कायद-ए-आज़म ने 8 फ्लैट्स भी खरीदे थे। तो कायद-ए-आज़म के 2 कमर्शियल प्लाज़े भी थे। दोनों मैक्लोड रोड कराची पे थे जिसको आजकल आईआई चंडीगढ़ रोड कहा जाता है। इनमें से एक में स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है उसका पाकिस्तान हेड ऑफ़िस कायम है आईआई चंडीगढ़ रोड पे और दूसरे में मोहम्मदी शिपिंग कंपनी का जो दफ़्तर होता था जो बाद में पीएनएससी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में मर्ज हो गई थी, तो वो मोहम्मदी प्लाज़ा भी आज भी अ, आईआई चंडीगढ़ रोड कराची पे कायम है। कायद-ए-आज़म की कुछ ज़रूरी ज़मीन भी थी। कायद-ए-आज़म का साहिल पे एक हट भी था कराची के साहिल पे के माड़ी के इलाके में बुलेजी नामी गाँव में वो अब मौजूद नहीं है कायद-ए-आज़म का हट। कुछ ज़रूरी ज़मीन थी इचरा मौज़ा इचरा के इलाके में, लाहौर में जो इचरा एक लिहाज़ से लाहौर का मुज़ाफ़ाती गाँव था, अब तो ख़ैर शहर का तकरीबन सेंटर बन चुका है क्योंकि लाहौर शहर पिछले 70 साल में इतना फैल चुका है, तो वो कायद-ए-आज़म के जो प्लॉट थे वो लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जिसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी आजकल कहा जाता है, उसने एक्वायर कर लिए थे कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद और उसके कंपनसेशन में 4 रिहायशी प्लॉट गुलबर्ग 2 और गुलबर्ग 3 में फातिमा जिन्ना को दे दिए गए थे। और ये तमाम जो चीज़ें हैं यानी ये जो मकानों में और ज़रूरी ज़मीन में और कमर्शियल प्लाज़ों में इन्वेस्टमेंट तो ये कायद-ए-आज़म का एक और फिर उनसे आने वाले किराए जो कमर्शियल प्लाज़े किराए पे दिए गए और दुकानों को या बैंक को या एक सूरत में एक गोदाम को। तो इससे कायद-ए-आज़म की आमदनी होती थी और जो इसमें खूबसूरत पहलू उजागर होते हैं 2 इस किताब के ज़रिए। एक कि कायद-ए-आज़म टैक्स की अदायगी में बहुत पाबंद थे। इन तमाम मामलात पे, इन तमाम आमनियों पे, हर खरीदो-फ़रोख्त पे कायद-ए-आज़म टैक्स बाज़ाब्तगी से अदा करते थे और कायद-ए-आज़म की बहुत ज़्यादा टैक्स डिटेल इस किताब में दी गई। और दूसरा एक और अहम अंसर ऑडिट का, कि कायद-ए-आज़म जो थे वो तमाम फंड्स का इंटरनल ऑडिट भी करते थे और फिर एक किसी बैरूनी फ़र्म से एक्सटर्नल ऑडिट भी करवाया करते थे ताकि एक-एक पैसे का, रुपए का हिसाब-किताब रहे। इसमें कायद-ए-आज़म की खरीदो-फ़रोख्त की आदात को भी इस किताब में बड़ा डिस्कस किया गया कि इतने अमीर होने के बावजूद कायद-ए-आज़म जो थे वो किफ़ायत-शयार थे, पैसों का ज़िया नहीं करते थे, नमूदो-नुमाइश पसंद नहीं करते थे। जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान भी बन गए तो गवर्नर जनरल हाउस, जो आजकल गवर्नर सिंध हाउस है कराची में, उसकी फ़ाज़िल बत्तियाँ खुद बुझाया करते थे ताकि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। तो ये वो अनासिर हैं जिनको इन किताब में जिनका इहाता किया गया है, जिनकी तफ़सील बयान की गई है और मैं ये समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी के लिए आजकल जहाँ पे टैक्स ना दहिंदगी का कल्चर बढ़ रहा है और आजकल जहाँ पे जिस चीज़ का भी ऑडिट होता है तो वहाँ पे अखबारी खबर बना दी जाती है कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो वो मशाल राह है कायद-ए-आज़म का जो पर्सनल कॉन्डक्ट है, अपनी माली ज़िंदगी की हैसियत से, अपने फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन से। कायद-ए-आज़म की इमारत का अंदाज़ा उनकी गाड़ियों से भी लगाया जा सकता था। कायद-ए-आज़म के पास दुनिया के महँगे तरीन ब्रांड्स की गाड़ियाँ थीं, जिनमें शेवरलेट, कैडिलक, सनबीम, ग्राहम पेज जो उस ज़माने के महँगे तरीन गाड़ियों के ब्रांड्स थे, उस तरह की कीमती गाड़ियाँ कायद-ए-आज़म की मलकियत में थीं। कायद-ए-आज़म के कुल ज़िंदगी में मिला के कोई 12 बैंक अकाउंट्स हुए जब इंडिया और पाकिस्तान मुत्तहिद थे, तो जो 4 बड़े बैंक थे इंडिया के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया और हबीब बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों में कायद-ए-आज़म के खाते मौजूद थे जिससे कायद-ए-आज़म की तमाम लेन-देन के मामला, ट्रांज़ैक्शंस, जो मकान खरीदे गए उनके लिए पेमेंट वगैरह के लिए चेक बनने, पे ऑर्डर बनने, वो सारे वहाँ से हुआ करते थे। जो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की जो पाकिस्तान में जितनी ब्रांचें थीं और हबीब बैंक ऑफ इंडिया की जो पाकिस्तान में थीं, वो बाद में हबीब बैंक लिमिटेड, एचबीएल पाकिस्तान का बन गया और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया। कायद-ए-आज़म की बतौर गवर्नर जनरल तनख्वाह क्योंकि बड़ा मशहूर है कि कायद-ए-आज़म अलामती तनख्वाह ₹1 लेते थे, जो कि दुरुस्त नहीं है। कायद-ए-आज़म की तनख्वाह गवर्नर जनरल के तौर पे ₹10,418 के लगभग थी और उस ज़माने में ग़ालिबन 3,000 से ऊपर जो भी आमदनी होती थी, उसके ऊपर तकरीबन 65% का एक सुपर टैक्स लगा करता था। तो कायद-ए-आज़म की तनख्वाह पे भी लगता था और कट-कटा के कायद-ए-आज़म को सिर्फ़ ₹4,334 मिलते थे। जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ कि कायद-ए-आज़म की वकालत से यौमिया आमदनी ₹1,500 थी।
हर रोज़ की, तो ये कायद-ए-आज़म की 3 दिन की आमदनी भी नहीं बनती थी, जो कायद-ए-आज़म को काट-कटा के गवर्नर जनरल की तनख्वाह मिला करती थी। ये और बात है कि कायद-ए-आज़म ने ये तनख्वाह कभी भी अपनी ज़िंदगी में विथड्रॉ नहीं कराई थी, और जब कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया, तो ये पेमेंट जो है उनके हर महीने की जो तनख्वाह सुपर टैक्स काट के बाकी बचती थी और उनके अकाउंट में आती थी, तो वो उनके अकाउंट में जमा होती रही, और वो बाद में फ़ातिमा जिन्ना जो उनकी मशीरा थीं, उनको अदा कर दी गई। कायद-ए-आज़म की गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स, तनख्वाह के अलावा एक और अहम चीज़ जिस पे ये किताब रोशनी डालती है, वो कायद-ए-आज़म की वसीयत है। ये बात तो बहुत लोग जानते हैं कि कायद-ए-आज़म ने 3 अहम तालीमी इदारों को अपनी जायदाद में से एक बड़ा हिस्सा वसीयत किया था। सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। हकीकत ये है कि कायद-ए-आज़म ने 3 नहीं 6 तालीमी इदारों को अपना जायदाद में से हिस्सा मुकर्रर किया था। क्योंकि कुछ रकम तो उन्होंने अपने अहले खाना के लिए रख दी थी। उनके ख़ानदान में जो 5 ख़वातीन थीं, जो उनकी वारिस बनी, उनकी चारों बहनें और इकलौती बेटी, उनके लिए उन्होंने लाइफ़ लॉन्ग पूरी-पूरी ज़िंदगी के लिए हयात के लिए हर एक के लिए एक मख़सूस अमाउंट रखा कि फ़ातिमा जिन्ना को मिसाल के तौर पे माहाना ₹1000 मिलना था जब तक वो हयात थीं, और इसी तरह जो उनकी बेटी दीना जिन्ना है उनके लिए भी लाखों रुपए रखे गए, और इसी तरह बाकी तीनों बहनों के लिए भी माहाना हिस्सा मुतय्यन किया गया। इसके बाद कायद-ए-आज़म ने 3 तालीमी इदारे अरबिक कॉलेज दिल्ली, अंजुमन इस्लाम स्कूल बम्बई और जामिया बम्बई यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के लिए बिलतरतीब 25,000 और 50,000 रुपए मुतय्यन किए। इसके बाद जो जितनी भी प्रॉपर्टी बच जानी थी फैमिली की हिस्से के बाद, और ये जो 1 लाख रुपए इन 3 इदारों को मिलने थे, 25,000, 25,000 और 50,000, तो उसके बाद जितनी भी जायदाद बचनी थी, जिसको हम रेडिटरी प्रॉपर्टी कहते हैं, वो 3 तालीमी इदारों में बराबर तकसीम होनी थी। लिहाजा ये तीनों तालीमी इदारे जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये तीनों जायदाद के सबसे बड़े बेनिफिशरीज़ होने थे। ये बात तो तमाम किताबों में लिखी जाती है कि कायद-ए-आज़म ने अपनी वसीयत में इन इदारों के नाम ये पैसे किए। ये बात शायद मेरी किताब में पहली दफ़ा आ रही है कि इनमें से किस-किस इदारे को कोई पैसे मिले या मिले भी कि नहीं मिले। तो जब तहकीक की गई इस किताब के लिए, तो उसमें पता ये चला कि इस्लामिया कॉलेज को तो ख़ैर पैसे तकरीबन मिल गए, जो उस वक़्त तयन हुआ था कि कायद-ए-आज़म की जायदाद में से 1 करोड़ 8 लाख 611 रुपए इन तीनों इदारों के हिस्से में बनते थे। तो इस्लामिया कॉलेज क्योंकि पेशावर यूनिवर्सिटी का अटैच्ड कॉलेज था, तो कुछ पैसे इस्लामिया कॉलेज पेशावर को मिल गए और बाकी पैसे पेशावर यूनिवर्सिटी को, जामिया पेशावर को दे दिए गए। तो जिसकी वजह से दोनों इदारों में एक तनाज़ा रहा, क्योंकि इस्लामिया कॉलेज का ख़्याल था कि ये पैसे उस कॉलेज के हैं, इन इस्लामिया कॉलेज के, ना कि पूरी पेशावर यूनिवर्सिटी के। बहरहाल चंद साल पहले इस्लामिया कॉलेज अपग्रेड होके इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर बन गया। तो ये मामला अभी भी जामिया पेशावर और जामिया इस्लामिया कॉलेज पेशावर के दरमियान हालता लगा है। लेकिन बहरहाल ये वो पैसे थे जो कि आहिस्ता-आहिस्ता 1 करोड़ 8 लाख से ज़ायद पेशावर में ट्रांसफ़र हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका हिस्सा नहीं मिला। इसके मुख्तलिफ़ वजूहात थी, जिसमें पाक-भारत जंग और उसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के जो तनाज़ात हो गए, तो उसके लिए उसकी वजह से कायद-ए-आज़म की तरफ से अतिया किया गया रकम किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो मुसलमानों की क्यों ना हो, वसूल करना इतना आसान ना रहा। अगरचे ये बात ये तयशुदा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पूरी कोशिश की थी कि उन्हें ये पैसे मिल जाएँ, लेकिन हालात की वजह से उन्हें ना मिल सके। सबसे ज़्यादा जो अजीब मैं कहूँगा किस्सा है, वो सिंध मदरसातुल इस्लाम का है, जो एक स्कूल था, बाद में कॉलेज बना और अब सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची के तौर पे कायम है, एसएमयू कराची। कि इसके बारे में जो जिन्ना ट्रस्ट है, जो कायद-ए-आज़म के पूरी जायदाद को, विरासत को तक़सीम करने की ज़िम्मेदार थी, वो तो ये कहती है कि जी हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। लेकिन सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट और उनकी जो अपनी पब्लिकेशन है, वो कहती हैं कि हमें इस रकम में से सिर्फ 6.5% मिला और बाकी रकम हमें नहीं मिली।
और वो जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को शायद गई होगी, और हो सकता है कि उसमें कुछ लोगों ने ज़ाती हैसियत में वो पैसे रख लिए हों और यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र ना किया हों। लेकिन ये मामला हर लिहाज से मज़ीद तहकीक तलब है, क्योंकि ये हमारे बानी पाकिस्तान की जायदाद थी, उनकी विरासत थी, तालीमी इदारों को जानी थी। तो इस पैसे का क्या बना, ये मामला मज़ीद हल तलब है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि सिवाय एक इदारे के इस्लामिया कॉलेज और पेशावर यूनिवर्सिटी जिनको पैसे मुकम्मल तौर पे मिल गए, बाकी तमाम इदारों को पैसे मिले या नहीं मिले, ये बात मज़ीद तहकीक की मुतकाज़ी है। इस किताब में मैंने फिर कुछ ज़मीमा जात शामिल किए हैं। यानी कायद-ए-आज़म के जो 6 मकान थे जिनका शुरू में ज़िक्र हुआ, जो 8 फ्लैट्स थे जिनका ज़िक्र हुआ, जो 2 कमर्शियल प्लाज़े थे, जो ज़रई ज़मीन थी, जो कोस्टल हट था, साहिल पे केमाड़ी पे कायद-ए-आज़म का एक हट था। इन तमाम के अलावा कायद-ए-आज़म के कुछ मकानात वैसे तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में ये साबित नहीं हो सका कि क्या वो कायद-ए-आज़म के थे भी कि नहीं। तो इस किताब में चंद ऐसी प्रॉपर्टीज़ का, जायदादों का तज़किरा किया गया है कि ये वो जायदादें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म ने ये शायद कभी खरीदी हों, लेकिन हतमी शवाहिद नहीं मिले। लेकिन ये जो तमाम जायदाद जिसका मैंने ज़िक्र किया जो कायद-ए-आज़म की मुसल्लमा तौर पे थी, इसके अलावा भी इस किताब में ऐसी प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र है, ऐसी इमारात का ज़िक्र है जिसका कायद-ए-आज़म से एक निस्बत थी। कायद-ए-आज़म से कोई न कोई ताल्लुक़ बनता था। मिसाल के तौर पे कायद-ए-आज़म और बेगम मरियम जिन्ना ने लॉर्ड वेलिंगटन एक ज़माने में बम्बई के गवर्नर होते थे, बाद में बरसगीर के वाइसरॉय भी बने। उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरों की क़यादत की और मुज़ाहिरों में कामयाबी के एतराफ़ में अहलियान बम्बई ने ₹1 फ़ंड कायम किया और ₹65,000 जमा हुए जिससे पीपल्स जिन्ना हॉल बनाया गया। वो हॉल जो है आज भी कायम है बम्बई में, और समाजी सरगर्मियों के लिए काम आता है, उसको किराए पे लिया जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी की जाती है, और वो जो किराए की मद में जो भी पैसे हैं वो गरीबों की बहबूद के लिए और गरीब तलबा की तालीम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो एक बहुत अहम असासा है बरसगीर पाक व हिंद में कायद-ए-आज़म और बेगम जिन्ना से मंसूब ये हॉल, पीपल्स जिन्ना हॉल बम्बई, ग्रांट रोड के करीब ये बम्बई में कायम है। फिर कायद-ए-आज़म की से निस्बत रखने वाली कुछ और इमारत भी हैं। मिसाल के तौर पे वज़ीर मेंशन, एक छोटा-सा बंगला है बरकाती स्ट्रीट पे कराची में, खारा दर में, जहाँ पे कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म पैदा हुए। तो वो कायद-ए-आज़म के वालिद के एक ज़माने में मलकियत था, उसी ज़माने में पहले किराए पे था जिससे कायद-ए-आज़म पैदा हुए, बाद में कायद-ए-आज़म के वालिद जिन्ना पूंजा ने ख़रीद लिया, बाद में जिन्ना पूंजा का बिज़नेस तबाह हो गया, वो दिवालिया हुए, तो ये मकान उन्हें बेचना पड़ गया। तो मुख्तलिफ़ हाथों से होता हुआ ये एक साहब थे गोवर्धन दास, कराची के मकामी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले साहब थे, उनकी मलकियत में आया। और जब 1947 में पाकिस्तान और भारत में तक़सीम हुई, तो गोवर्धन दास ने इंडिया जाने का फ़ैसला किया, और वो पूना एक शहर है इंडिया में, तो उधर से एक साहब थे पूनावाला, वज़ीर अली पूनावाला, तो उनको बेच के चले गए, तो उनके नाम से ये बंगला वज़ीर मेंशन कहलाया। तो वज़ीर मेंशन इसका नाम पाकिस्तान बनने के बाद बना, बाद पड़ा, ना कि जिस वक़्त कायद-ए-आज़म पैदा हुए थे तो तब था। तो उसकी तफ़सील कि ये बंगला कब बना, किसने बनाया, कैसा हुआ, तो वो इस किताब में आपको वज़ीर मेंशन की तफ़सील भी मिल जाएगी। एक और बंगला जिससे कायद-ए-आज़म की काफ़ी वाबस्तगी रही, वो गवर्नर जनरल हाउस था, जो आजकल गवर्नर सिंध हाउस है। जब कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, तो वो गवर्नर जनरल हाउस था, और कायद-ए-आज़म बतौर गवर्नर जनरल वहाँ पे उन्होंने क़याम फ़रमाया, और कायद-ए-आज़म की का इंतकाल भी, उनकी डेथ भी इसी बंगले में, गवर्नर हाउस सिंध में हुई। जब ज़ियारत में बीमारी की हालत में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उनको 11 सितंबर 1948 को वापस कराची लाया गया। इससे बात चल निकली ज़ियारत रेज़िडेंसी की, कि ज़ियारत रेज़िडेंसी अंग्रेज़ों ने क्यों बनाई, कब बनाई, और कायद-ए-आज़म उधर कितना अर्सा स्टे किया, तो ये सारी तफ़सीलात भी ज़ियारत रेज़िडेंसी बतौर बिल्डिंग, उसकी तारीख़ भी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। और एक और अहम इमारत मज़ार-ए-कायद है, जिसकी कायद-ए-आज़म से निस्बत है, क्योंकि वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी आरामगाह है। ये कब बनना शुरू हुई, किसने इसका डिज़ाइन बनाया, कितने डिज़ाइन आए, और वो किसको पसंद नहीं आए, तो इसकी वजह से उनको रद्द किया जाता रहा। फिर 1960 में इसकी तामीर शुरू हुई। फिर जब
1965 के सदारती इंतखाबात में अयूब खान साहब और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दरमियान सदारती इंतखाब हुआ, तो अयूब खान साहब ने नाराज़ होकर मज़ार कायद की फंडिंग कम कर दी, और फिर वो काम बहुत स्लो, बहुत सुस्त रवि का शिकार हो गया। और फिर याहिया खान साहब के दौर में मज़ार कायद मुकम्मल हुआ और आवाम के लिए खोल दिया गया, और अब वो कराची के लिए एक आइकॉनिक बिल्डिंग की हैसियत रखता है। मज़ार कायद शायद पाकिस्तान की वो वाहिद बिल्डिंग है जो पब्लिक फ़ंड से तामीर हुई, जिसमें सोना, चांदी और संगमरमर तीनों इस्तेमाल हुआ। मज़ार कायद में 8.5 किलो तकरीबन सोना, 18,000 तोले चांदी और 21,200 मुकाब फुट संगमरमर इस्तेमाल किया गया है। तो इन सारी चीज़ों की तफसीलात के साथ ये किताब आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी, और यही मेरा मकसद था कि ये किताब जो है कायद-ए-आज़म से वाबस्ता तमाम इमारात और तमाम बिल्डिंग्स के बारे में जितनी भी तारीख जमा हो सकती है उसको एक जगह यकजे कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।